हेलो दोस्तों, नमस्ते। जैसा कि आपको पता है कि 8वीं बोर्ड परीक्षा होने वाली है 2024। उसके लिए जो RSCERT उदयपुर है उसके द्वारा सैंपल पेपर जारी हो चुका है। तो आज अपन चर्चा करेंगे विज्ञान विषय के बारे में। तो इसकी समयावधि रहेगी दोस्तों 2 घंटे 30 मिनट और पूर्णांक रहेगा 80 नंबर का। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सभी तरह के मॉडल पेपर इस चैनल पर उपलब्ध रहेंगे। क्लास 8 के सभी सब्जेक्ट और उसके सभी मॉडल पेपर और जो डेस्क वर्क आएंगे उसका व्याख्यात्मक सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो चैनल पर लगातार बने रहिए। शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। 1 से 8 तक के लिए प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। पहला प्रश्न है, ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस बनती है? तो इसका सही आंसर रहेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है दोस्तों, घरों में कौन सा द्रव ईंधन काम में आता है? यानी जो LPG गैस सिलेंडर आता है उसके अंदर कौन सी गैस आती है? तो आप जानते ही इसके अंदर LPG गैस आती है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है दोस्तों, आप वनोन्मूलन को रोकने के लिए क्या सुझाव देंगे? तो कागज़ का पुनः प्रयोग सही है, कागज़ का पुनर्चक्रण, कागज़ की बचत करना, तीनों ही सही है। तो इसके अंदर द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद में चौथा प्रश्न है, आवर्ती का मात्रक है। तो आवर्ती का मात्रक होता है दोस्तों हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कम करने हेतु आप अपने मित्र को निम्न में से क्या सुझाव देंगे? तो इसके अंदर टेलीविज़न तथा रेडियो की ध्वनि की प्रबलता कम करना, ध्वनि प्रदूषण इससे भी कम होगा। औद्योगिक मशीनों को शहर से दूर रखना, यह भी सही होगा। वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम करना, यह भी सही होगा। तो उपरोक्त सभी इसके अंदर राइट आंसर अपना हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? तो इसके अंदर एल्यूमिनियम धातु है जो विद्युत का सुचालक है। इसके अलावा तीनों ऑप्शन गलत हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहिए की रिम आदि पर क्रोमियम का विद्युत लेपन क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर उपरोक्त सभी रहेगा, क्योंकि क्रोमियम की चादर चमकदार होती है और ये संक्षारित नहीं होता, यानी जंग नहीं लगता। ये खरोंचों का प्रतिरोधी है या खरोंचों का प्रतिरोध करती है। तो इसके अंदर उपरोक्त सभी ऑप्शन सही रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप निम्न में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं कर सकते? तो इसके अंदर तांबे की वस्तु है उसको घर्षण द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता, बाकी तीनों को किया जा सकता है। इसके बाद में है दोस्तों वेरी शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न 9 से 12 तक के। इसके अंदर दिया है दोस्तों, निम्न में से सिंचाई के पारंपरिक व आधुनिक साधनों की सारणी में लिखिए। यानी इसके अंदर आपको छांटना है। तो दोस्तों आप पहले आधुनिक हैं जो लगभग याद करते हैं, उसके अंदर ड्रिप तंत्र आता है और छिड़काव तंत्र आता है, ये तो आधुनिक हो जाएंगे। और शेष बचे मोट, रहट और डेकली इसके पारंपरिक साधन सिंचाई के हो जाएंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिजैविक औषधि के निर्माण में आप किसका उपयोग करेंगे? तो अपन आंसर लिखेंगे, प्रतिजैविक औषधि के निर्माण में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है जो एक रोगकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, LPG व CNG का पूरा नाम लिखिए, यानी फुल फॉर्म लिखनी है। तो LPG की फुल फॉर्म होगी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। और CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो आप हिंदी में लिखेंगे तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस इसका आंसर होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों, खिलाड़ी कीलदार जूते का उपयोग क्यों करते हैं? यानी कीलदार जूतों का उपयोग क्यों करते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे, खिलाड़ी कीलदार जूतों का उपयोग करते हैं ताकि जूतों तथा मैदान के बीच में घर्षण को बढ़ाया जा सके, जिससे दौड़ते वक्त फिसलने का डर नहीं रहेगा। यानी इसके अंदर जो जूते और मैदान के अंदर घर्षण बल बढ़ जाएगा, अंदर फिसलन है वो कम हो जाएगी, खिलाड़ी दौड़ते दौड़ते फिसलेंगे नहीं। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मिलान कीजिए। तो इसके अंदर रासायनिक उर्वरक का मिलान करेंगे यूरिया और सुपर फास्फेट से। कार्बनिक खाद होती है वो आपको पता है गोबर की खाद होती है। और खरीफ की फसल आप जानते हैं दोस्तों, चावल और मक्का। और थ्रेसिंग क्या कहलाता है? अनाज के दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइजोबियम जीवाणु के महत्व को समझाइए। तो इसका आंसर लिखेंगे, पौधे वायु में उपस्थित नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते, परंतु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिकों से पौधे प्रोटीन बनाते हैं। राइजोबियम फलीदार पौधों की जड़ों में उपस्थित होता है, जो वायु की उपस्थिति में N2 को नाइट्रेट के यौगिकों में परिवर्तित कर मिट्टी में छोड़ देता है, ताकि इसका उपयोग पौधे करते हैं। इससे भूमि की उपजाऊ बनती है। तो इस तरह से जो राइजोबियम जीवाणु है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और इसके अंदर पौधे को
फायदा मिलता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य व असत्य लिखिए। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाला संसाधन है, बिल्कुल सही बात है, सत्य रहेगा। कोयला व पेट्रोलियम असीमित संसाधन है, नहीं सीमित संसाधन है, तो ये असत्य होगा। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, ये सत्य है। पैराफिन मोम का उपयोग मरहम, मोमबत्ती, वेसलिन आदि बनाने में किया जाता है, तो इसका आंसर सत्य होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों, दहन और ज्वाला में दो अंतर लिखिए। तो सबसे पहले दहन में लिखेंगे, दहन में आग उत्पन्न नहीं होती है जबकि ज्वाला में आग उत्पन्न होती है। दूसरा है, दहन में अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है जबकि ज्वाला के दहन की अपेक्षा कम ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न का आशय स्पष्ट कीजिए। तो पहला है रेड डाटा बुक, तो इसके बारे में क्या लिखेंगे, रेड डाटा पुस्तक में उन प्राणियों व पौधों के नाम दर्ज किए जाते हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं तथा जिनकी सुरक्षा न की गई तो विलुप्त हो जाएंगे, यानी जो लगभग नष्ट होने वाले हैं उसको रेड डाटा बुक में अपन लिखते हैं। दूसरा है जैव विविधता, तो जैव विविधता के बारे में अपन लिखेंगे, पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध तथा उनका पर्यावरण से संबंध जैव विविधता कहलाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों कि रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। पहला है, अमीबा खालिस्तान द्वारा जनन करता है, तो इसका आंसर रहेगा द्विविखंडन। अंडाणु और शुक्राणु का जो संलयन है वो निषेचन कहलाता है। मनुष्य, गाय, कुत्ते आदि जंतुओं को शिशु के रूप में जन्म देते हैं, तो इसे जरायु जंतु कहते हैं। और मुकुलन द्वारा जनन हाइड्रा के अंदर होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों, बल व दाब के में संबंध को सूत्र द्वारा समझाइए। तो इससे सबसे पहले तो अपन सूत्र लिखेंगे, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल हो जाएगा। अब लिखेंगे, दाब बल के समानुपाती होता है जबकि क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात बल बढ़ने पर दाब बढ़ता है जबकि क्षेत्रफल बढ़ाने पर दाब घटता है। उदाहरण भी एक लिख सकते हैं, क्षेत्रफल को कम करने के लिए कील के आगे की जो आगे का सिरा है वो नुकीला किया जाता है ताकि दाब अधिक लग सके। इसके अंदर दूसरा उदाहरण अपन लिख देंगे दोस्तों, अधिक भारी वस्तु किसी सोफे पर रखने पर सोफा नीचे की तरफ दब जाता है क्योंकि बल अधिक होने पर दाब बढ़ता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों, उदाहरण देकर समझाइए कि घर्षण शत्रु तथा मित्र दोनों कैसे है। तो इसका आंसर अपन लिखेंगे, पहला लिख देंगे, घर्षण के शत्रु प्रभाव। घर्षण से हमारे जूते चप्पल घिस जाती हैं, घर्षण से मोटर वाहनों के टायर जल्दी खराब हो जाते हैं और घर्षण के कारण ज़्यादा ईंधन खर्च होता है। और इसके मित्रवत प्रभाव अपन लिखेंगे दोस्तों, इसके अंदर पहला अपन लिखेंगे कि घर्षण द्वारा हम फिसलते नहीं हैं और आसानी से चल सकते हैं। दूसरा अपन लिखेंगे, घर्षण होने पर ही बोर्ड पर सफ़ेद चौक द्वारा लिखा जा सकता है। तीसरा अपन लिख सकते हैं इसके अंदर कि घर्षण के द्वारा ही जो दीवार को पेंट किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। सुचालक पदार्थ, तो सुचालक पदार्थ किसे कहते हैं? सुचालक पदार्थ उसे कहते हैं जिसके द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके। तो वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह विद्युत का संचालन कर सकते हैं, सुचालक कहलाते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा आदि। दूसरा है इसका दोस्तों विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो इसके बारे में अपन को लिखना है कि जब किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस विलयन में रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं, इससे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। उदाहरण लिखेंगे, NaCl यानी नमक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर Na व Cl2 में परिवर्तित हो जाता है, यह है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों कि अपने नेत्रों की उचित देखभाल के लिए दो सुझाव दीजिए। तो इसके अंदर अपन पहला सुझाव दो मांगे हैं लेकिन मैंने इसके अंदर ज़्यादा लिखे हैं, आप कोई भी दो लिख सकते हैं। टीवी व मोबाइल पर कम समय व्यतीत करना चाहिए। दूसरा, आँखों को ठंडे व स्वच्छ पानी से धोना चाहिए। तीसरा है, रोज़ व्यायाम करना चाहिए। चौथा है, नज़र कमज़ोर होने पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए या डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों अपना कि सड़क सुरक्षा से संबंधित दो नियम लिखिए। तो आप कितने भी लिख सकते हैं, बहुत आते हैं आपको। वाहन सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलाना चाहिए, गति सीमा में ही वाहन चलाना चाहिए। इसके अलावा मुड़ने पर इंडिकेटर का प्रयोग करना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों जैसे गलत साइड या रॉन्ग साइड के अंदर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। बहुत सारे अंतर हैं जो आप लिख सकते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न रहेगा इसका दोस्तों दूसरे नंबर का, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में दो अंतर लिखिए। तो आपको लिखना है दोस्तों, इस तरह से सारणी बनानी है और सारणी बना के लिखना है। आंतरिक निषेचन में आप लिखेंगे मादा के शरीर के अंदर होता है, तो बाह्य निषेचन में ये निषेचन शरीर के बाहर होता है। दूसरा अंतर ये अंतर लिखेंगे कि निषेचन के पश्चात भ्रूण का पोषण मादा शरीर में होता है,
जबकि इसके अंदर बाह्य निषेचन में भ्रूण का पोषण शरीर से बाहर होता है। और आंतरिक निषेचन में अपन लिखेंगे मनुष्य उदाहरण, और बाह्य निषेचन में अपन उदाहरण लिख देंगे इसके अंदर मेंढक। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों कि संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं, भोजन में आवश्यक पोषक पदार्थों का क्या महत्व है। तो इसका उत्तर अपन लिखेंगे दोस्तों कि वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व हमारे शरीर के अनुसार उचित मात्रा में उपस्थित हो संतुलित आहार कहलाता है। भोजन के में आवश्यक पोषक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, लवण, विटामिन, जल आदि हैं। पोषक पदार्थ शारीरिक वृद्धि व मरम्मत के लिए आवश्यक हैं। पोषक पदार्थों से ही शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे विभिन्न दैनिक कार्य संपादित किए जा सकते हैं या संपादित किए जाते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है इसका दोस्तों 2 नंबर का, इसी में कि बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है, उदाहरण देके समझाइए। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे दोस्तों कि बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है, क्योंकि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उस वस्तु पर दाब बढ़ता है। दाब बढ़ने से वस्तु के दाब की दिशा में पिचक जाती है। जैसे आटा गूंथते समय ऊपर से बल लगाने पर आटा नीचे की तरफ दब जाता है, और फूले हुए गुब्बारे पर बल लगाने पर गुब्बारे की आकृति में परिवर्तन हो जाता है। अगला प्रश्न है कि तड़ित चालक का चित्र बनाकर समझाइए, ये किस प्रकार भवनों को तड़ित प्रभाव से बचाने में सहायक है। तो इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है, एक बिल्डिंग बनानी है और ऊपर की तरफ इस तरह से लोहे का एक त्रिशूल निकाल देना, इसको अपन कहेंगे तड़ित चालक, और इसका संपर्क तार द्वारा भूमि के अंदर तांबे की प्लेट गाड़ कर उससे संपर्क कर दिया जाता है। तो जैसे ही ऊपर से जो बिजली चमकती है, उससे जो बिजली आती है, करंट आता है, वो सीधा ज़मीन में चले जाएगा और अपन इसके अंदर जो बिल्डिंग के में रहने वाले लोग हैं उनको बचा सकते हैं। और इसके बारे में लिखेंगे क्या कि तड़ित चालक धातु का बना इस प्रकार का यंत्र होता है जो आकाश से विद्युत को ग्रहण कर जमीन में पहुंचाता है, ताकि भवन में तथा उसमें रहने वाले लोगों को करंट से बचाया जा सके। यह छत के ऊपर लगाया जाता है तथा इसका संपर्क सुचालक तार द्वारा भूमि में दबी तांबे की प्लेट में से किया जाता है, जिससे आकाशीय बिजली का करंट सीधा जमीन में पहुंच जाता है। इसके बाद में इसका 2 नंबर का प्रश्न है, परावर्तन कितने प्रकार का होता है, चित्र से समझाइए। तो इसके अंदर अपन परावर्तन 2 प्रकार का होता है, ये चित्र से बताएंगे कि कौन कौन से परावर्तन होते हैं। एक तो नियमित परावर्तन और एक विसरित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन क्या होता है दोस्तों, समतल सतह पर होता है, जिस एंगल सभी जो समांतर किरण आपतित होती है वो समांतर रूप से ही परावर्तित होती रहती है। तो इसके अंदर लिखेंगे समतल सतह पर प्राप्त प्रकाश की किरणें निश्चित दिशा में परावर्तित होती हैं। और विसरित परावर्तन उबड़ खाबड़ जो जगह होती है उसके अंदर होता है, और इसके अंदर जो जो प्रकाश की किरण आपतित तो समांतर रूप से होंगी लेकिन वापस इधर उधर होंगी। तो असमतल सतह पर प्राप्त प्रकाश की किरणें अनिश्चित दिशा में परिवर्तित होती हैं। तो ये था दोस्तों विज्ञान का मॉडल पेपर। चैनल पर बने रहिए, इस चैनल पर आपको सभी विषय के मॉडल पेपर उपलब्ध होते रहेंगे। जो डेस्क वर्क आई है उनका भी व्याख्यात्मक सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।